गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा, रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर, नडियाद खेड़ा गुजरात से मैं बोल रहा हूँ। आज मैं आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे बहुत से मैं यूट्यूब पे डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में बहुत से यूट्यूब पे मैंने एपिसोड बनाया है। आज मैं आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, लकवा के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ कि लकवा क्या होता है। क्योंकि हार्ट अटैक मतलब बहुत सी जानकारी लोगों के पास है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, ये बीमारी क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको जानकारी मिले तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कृपया आप बने रहिए और इसको लाइक करिए, इसको फॉरवर्ड करिए। मैं सबसे पहले बीमारी के लक्षण, अभी आप देख रहे हैं, ये हमारी लकवा की बीमारी वर्ल्ड में पहले नंबर पर होने जा रही है। अराउंड टोटल वर्ल्ड का 30% केसेस इन इंडिया, भारत में है जो लकवे से ग्रस्त हैं। लकवे की बीमारी ऐसी होती है जो पक्षाघात बोलते हैं, जिसको जो है पैरालिसिस बोलते हैं। और ये पैरालिसिस युवाओं में पहले मोर देन 60 होती थी, अब 60 के बिलो भी होने लगी। 30-35 प्लस में भी ये बीमारी देखने को ज़्यादातर आ रही है। अब मैं आपके सामने इसके लक्षण बताना चाहता हूँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण ये होते हैं कि मुंह का टेढ़ापन हो जाना और हाथ पैर में वीकनेस आ जाती है और जबान का लड़खड़ाहट होना, कभी कभी आँख की पलक का झपना, पलक का न उठना, कभी कभी हेडेक होना, चक्कर आना, नाक से ब्लीडिंग हो जाना, कभी सडन अनकॉन्शियस हो जाए, बेभान हो जाए, तो ऐसी अवस्था में हम उसको जो है लकवा कह सकते हैं। इसके लिए एक और टर्म है जिसको WHO ने और यूनिसेफ ने और वर्ल्ड जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने भी एक फास्ट, इसके लक्षण को जानकारी करने के लिए फास्ट, FAST, फास्ट, F का मतलब होता है फेशियल डिविएशन यानी मुंह का टेढ़ापन, और A का मतलब है आर्म वीकनेस, ले अपर आर्म अथवा लोअर आर्म में वीकनेस आ जाना, और S का मतलब है स्लर्ड स्पीच यानी जबान का लड़खड़ाहटपन, and T फॉर टाइमली रिफर टू सेंटर, वो सेंटर पे रिफ़र किया जाए जहाँ पे ये स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर हो, जहाँ पे स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, CT स्कैन या MRI हो, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल हो, ऐसी जगह पर उसको रिफ़र करना चाहिए। क्योंकि लकवा ऐसी बीमारी है, पक्षाघात ऐसी बीमारी है, टाइमली मैनेजमेंट अगर 3 से 4 घंटे के अंदर उसको मैनेज न किया जाए तो उसमें दर घंटे लाखों न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं हमारे घर में आग लग रही है तो जितने जल्दी आग बुझाने का काम करेंगे उतना ही नुकसान हमारा कम हो। उसी तरह से हमारे शरीर में अगर स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ है, तो उसका जो है मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि आप टाइमली उसको रिफ़र करिए। क्योंकि लकवा होने के 2 रीज़न होते हैं।
एक रीजन होता है इस्कीमिक और दूसरा होता है हेमरेजिक। तो मैक्सिमम जो केस होते हैं 60-70% जो है इस्कीमिया की वजह से होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो नसों में होता है उसमें कचरा का आ जाना, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन का हो जाना। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई न होने की वजह से ब्रेन डैमेज होने लगता है। तो इसकी कंडीशन में क्या होता है, इमीडिएटली अगर हमारे वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, हम ओपीडी के बेसिस पे पेशेंट को ले गए हैं, तो वहाँ पे इसको रिफ़र न किया जाए। जहाँ टाइमली किसी भी सेंटर में जहाँ सीटी स्कैन है, एमआरआई सुविधा है, यानी वहाँ पे स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर है, न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन अवेलेबल हो, ऐसी सेंटर पे वहाँ पे ले जाया जाए जहाँ पे इसका मैनेजमेंट इमीडिएटली हो सके। क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है, 3 से 4 घंटे का पीरियड विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर इसको रिफ़र किया गया है, पेशेंट को वहाँ भेजा गया है, उसकी एमआरआई होती है। एमआरआई सीटी स्कैन ही के माध्यम से पता चलता है कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक है अथवा हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो ये जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक एमआरआई नहीं होगी, जब तक सीटी स्कैन ब्रेन का नहीं होगा, तब तक इसका पता नहीं चलता है। इसलिए इसमें किसी डोरा धागे के वाले पास नहीं जाना चाहिए, किसी ऊँट बैठ के पास नहीं जाना चाहिए। सीधे इसको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसको स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर में इसको ले जाना चाहिए, वहाँ पे इसको रिफ़र करना चाहिए। इसलिए हमारी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने ही जल्दी स्ट्रोक मैनेजमेंट होगा, जितने स्ट्रोक जल्दी आइडेंटिफाई होगा कि हेमरेजिक है अथवा इस्कीमिक स्ट्रोक है, उतने ही जल्दी हम इसको जो है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करके इसको जो है कॉम्प्लिकेशन से हम उसको बचा सकते हैं, पैरालिसिस होने से बचा सकते हैं, लकवा होने से बचा सकते हैं। दूसरी बात हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वो प्रेसिपिटेट कभी कभी लोगों के इस ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का क्या होता है कि कभी कभी मुंह का टेढ़ापन हो जाना, न आँख का पलकों का न झपना, अथवा कभी कभी मुंह का टेढ़ापन हो जाना, उंगलियों में झंझनाटी वगैरह हो जाना और इसके बाद तुरंत रिकवर हो जाना, ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है। इसको आप लाइटली मत लीजिए। इमीडिएटली आप जब रिकवर कर गए हो तो इमीडिएटली जा करके आप न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन को दिखा करके आप तुरंत इसका निदान करवाएं, इसका जांच करवाएं, तपास करवाएं और फर्दर मतलब आपको, क्योंकि ये 2-3 महीने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि फिर से दोबारा री-अटैक हो जाता है। इसलिए इसको बचाने के लिए एकमात्र आपके पास उपाय है कि आप इसको बचने के लिए दोबारा आप जा करके किसी न्यूरोसर्जन को न्यूरोफिजिशियन को दिखा करके कंसल्ट कर करके उनके सलाह सूचन के हिसाब से आप अपना सारवार करवा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना। इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए आपका जो मापदंड होना चाहिए, ऊपर का 120 नीचे का 80, 120-80 के नीचे होना चाहिए, वही नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। इसलिए कभी कभी आप ब्लड प्रेशर 2 बार 3 बार मपवाते रहें और आप देख करके अगर आपका 120 से 140 तक होता है और 80 से लेकर के 90 तक होता है, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए, लो साल्ट इन डाइट में लीजिए, तली चीज़ वगैरह अवॉइड करिए, फैटी चीज़ें अवॉइड करिए, फास्ट फूड जंक फूड इसको न खाइए और योगा और प्राणायाम करिए, स्मोकिंग को स्टॉप करिए, ड्रिंक न करिए, अल्कोहल वगैरह लेते हैं उसको बंद करिए। तो और स्ट्रेस कम करिए। आप स्ट्रेस कम करेंगे तो निश्चित है कि ये बीमारी आपको प्रेसिपिटेट ज़्यादा नहीं कर पाएगी। और तीसरी बात ये है कि ओवरवेट ओबेसिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें करता है। इसलिए समय समय पे आप अपना वेट मेजर करते रहें और इसके खासकर आपका वज़न
आपकी हाइट अगर सेंटीमीटर में मपाएं, मान लीजिए मेल है तो आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट है -100, इसका मतलब है कि आपकी आइडियल वेट 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जेंट्स हैं तो 100 से माइनस करिए आपकी जो टोटल हाइट है सेंटीमीटर में, और अगर लेडीज हैं तो 105 माइनस करिए, जो आपका वज़न आएगा उसी हिसाब से आप अपना जो है वज़न मेंटेन करिए। और तीसरी बात है बीएमआई। बीएमआई 18.5 से 24.4 तक आपका बीएमआई होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके नीचे भी नहीं होना चाहिए। अगर इसका ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर बराबर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, वो आप बैठालू जीवन है तो अपने एक्सरसाइज योगा अथवा नियमित अगर 30 मिनट सुबह शाम चलते हैं आप तो भी इनफ है। और खासकर लो साल्ट इन डाइट और ग्रीन वेजिटेबल सलाद वगैरह ज़्यादा सेवन करेंगे, फ्रूट वगैरह ज़्यादा सेवन करेंगे, जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल का परहेज करेंगे, और नियमित आप एवरी ईयर आप कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट करते रहेंगे, तो निश्चित है कि आपका उसमें एक कोलेस्ट्रॉल होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा ट्राइग्लिसराइड होता है, ये एलडीएल होता है, एचडीएल एंड बीएलडीएल एंड एचडीएल और कोलेस्ट्रॉल रेशियो होता है, बीएलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके खासकर मिल्क प्रोडक्ट और नॉन वेज डाइट में पाया जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है, खासकर जितने भी ऑयली होते हैं, वेजिटेबल ऑयल वगैरह होते हैं, वो रिफाइंड ऑयल का जो है आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखेंगे। यानी 150 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और एचडीएल, इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है कि आपकी धमनी में, आपके आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। ये कहाँ से गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है? गुड कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए क्या होता है, आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये वगैरह करेंगे, और फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह थोड़ा कम खाएंगे, उससे परहेज करेंगे, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और नलियों में आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, कम होगा। निश्चित है कि आप जो है ये मैनेजमेंट करेंगे, ये वो करेंगे, तो आपको ये प्रेसिपिटेटिंग जो फैक्टर है कि ब्लड प्रेशर आपका मॉनिटरिंग करेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल में रखेंगे, डायबिटीज़ आपका बढ़ने ना पाए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे, ओबेसिटी वगैरह, ओवरवेट वगैरह नहीं होने पाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल। तो इस तरह का स्ट्रेस वगैरह कम करेंगे तो आप इस बीमारी से कुछ हद तक आप बचे रहेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फास्ट याद रखिए कि जो ब्रेन स्ट्रोक का जो लकवा का होता है कि जितना ही एवरी सेकेंड एवरी मिनट मतलब थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन कैन डैमेज, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचने के लिए टाइमली इसका जो होता है इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। जैसे ही आपको ये लक्षण फास्ट जैसा लक्षण जो मैंने आपको बताया है, एफ फॉर फेशियल डिविएशन, एंड ए फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्लर्ड स्पीच, टी फॉर टाइमली मैनेजमेंट, तो निश्चित है कि अगर इसको फॉलो करेंगे, इसको आप देखेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, तो जितने भी कई लाख लोग जो इस समय पीड़ा से ग्रसित हैं, जो स्ट्रोक से मैनेजमेंट से नहीं उनको खबर पड़ रही है, उनको खबर नहीं मिल पा रही है, उनको यहाँ तक संदेशा नहीं पहुँच पा रहा है, हम इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप ये सबको संदेशा सबको पहुँचाएँ और इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। निश्चित है कि हम स्ट्रोक जो लाखों लोग इस समय पीड़ा रहे हैं, कई लाख लोग इसमें ग्रसित हो रहे हैं, निश्चित है हम उनको बचाने में हम सहयोग देंगे। जय हिंद, जय जय गरीब गुजरात, जय भारत, थैंक यू।